हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सर, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है तथा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो भैया हम बताना चाहेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इनिशियल लेवल पर एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनिशियल लेवल पर। ठीक है, तो समझते हैं कि ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है। इसको समझने से पहले, इसके रूल्स को पढ़ने से पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आखिरकार है क्या। देखेंगे, पहला सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का अर्थ होता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का अर्थ होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करना। सर, ये सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब मतलब यह है कि हमने आज तक देखा है कि लैंग्वेज में जब भी कोई टीचर कोई फॉर्मूला बताने जाते हैं तो सबसे पहले वो इसी तरीके से यूज करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर कहते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपने फॉर्मूला देखा होगा। अर्थात लैंग्वेज में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वे सारे क्वेश्चंस जो है यहीं से शुरुआती स्तर पर बनते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करो। तो सही सब्जेक्ट के अनुसार सही वर्ब का उपयोग करना ही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहलाता है। बात समझ में आ रही भैया? हाँ, आ रही है। नहीं भी आ रही है तो थोड़ी देर बाद सारी चीजें समझ में आएगी। देखेंगे, आई मीन्स में, वी मीन्स हम, यू मीन्स आप, दे मीन्स वे और प्लूरल। ठीक है, ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, इट मीन्स यह, नेम मीन्स किसी का नाम, सिंगुलर मीन्स एक। कभी कभी अनकाउंटेबल चीजें भी आपके सब्जेक्ट का कार्य करती है। कभी कभी अनकाउंटेबल चीज़ें भी आपके सब्जेक्ट का कार्य करती है। तो सर, अब हमने ये तो समझ लिया, लेकिन आप वर्ब बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट तो ठीक है, हमने बोल दिया इतने होते हैं। क्या सच में इतने ही सब्जेक्ट होते हैं क्या? सर, कभी कभी तो हम ऐसा बोलते हैं कि स्टूडेंट्स ने ऐसा किया। अब सब्जेक्ट कौन हो गया? स्टूडेंट्स हो गया। तो यहाँ पर तो आपने स्टूडेंट्स लिखा ही नहीं। अरे भैया, ये जो प्लूरल है ना, प्लूरल के अंतर्गत अपन स्टूडेंट्स को रख लेंगे। ठीक है, मतलब सारे जितने भी सब्जेक्ट, जितने लोगों की भी बात हम करेंगे, जितने लोग भी डूअर मतलब काम करने वाले सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, वे सारे सब्जेक्ट इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार हम यूज करेंगे वर्ब का। किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? वर्ब का यूज करेंगे। क्या होती है वर्ब? हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा कि एम, इज, आर। ठीक है, आपने क्या देखा है कि एम, इज, आर का यूज हम करते हैं सबसे पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स में। तो किसके साथ क्या यूज करना है? बहुत सरल, सीधा सा अर्थ। क्या? आई के साथ आप यूज करेंगे एम, वी, यू, दे प्लूरल के साथ यूज करेंगे आर, ही, शी, नेम, इट सिंगुलर के साथ करेंगे इज। और अगर सर अनकाउंटेबल आया तो, अरे भैया अनकाउंटेबल आया तो इज करेंगे। सर, कभी कभी एक से अधिक आ गए तो प्लूरल आर का यूज करेंगे। सर, कोई एक सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर इज का यूज करेंगे। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर चलिए ठीक है, एम, इज, आर की बात तो हमको समझ में आ गई। अब हमें बताइए कि वाज और वर का यूज किस तरीके से करेंगे। यह भी बहुत आसान है। आई के साथ आपको यूज करना है वाज, वी, यू, दे प्लूरल के साथ यूज करना है वर, ही, सी, नेम, इट के साथ यूज करना है वाज। हाँ सर, ये बात भी हमको समझ में आ गई। अच्छा, यह बात भी अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर और आगे देखिए। ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट हम यूज करते हैं? और हम सब्जेक्ट यूज करते हैं डू एंड डज। क्या यूज करते हैं? डू एंड डज। ये डू एंड डज, तो इसमें आप ये इसको ध्यान रखेंगे क्या कि ये ऊपर वालों के साथ हम डू का यूज करेंगे, ऊपर वालों के साथ हम डू का यूज करेंगे और नीचे वालों के साथ डज का यूज करेंगे। सर, कभी कभी हमारे साथ एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करो या वर्ब के साथ एस या ई एस लगाओ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करो या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाओ। तो उसको कैसे करेंगे? वह भी बहुत ही आसान है। कैसे? ऊपर वालों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, ऊपर वालों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, नीचे वालों के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना, नीचे वालों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना। तो
यह कॉन्सेप्ट भी आपका सॉल्व हो जाएगा। सर कभी कभी हमें हैव या हैज यूज़ करने के लिए आता है, हाँ तो ऊपर वालों के साथ हैव का यूज़ करना है और नीचे वालों के साथ हैज का यूज़ करना है। ऊपर वालों के साथ हैव का यूज़ करना है और नीचे वालों के साथ हैज का यूज़ करना है। अगर आपने ये टेबल को समझ लिया, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो आज हम जितने भी रूल्स पढ़ेंगे वे सारे रूल्स आपके लिए आसान हो जाएंगे, वे सारे रूल्स आपके लिए आसान हो जाएंगे। देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल नंबर फर्स्ट, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन एक हो व्यक्ति या वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे, वह एक ही व्यक्ति वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सर ये क्या बात हुई, समझेंगे। देखिए हमने क्या कहा कि एंड से जुड़ा है कौन, स्लो एंड स्टडी। एंड से जुड़ा है कौन, स्लो एंड स्टडी। लेकिन हमने क्या बोला कि भैया सफल जीवन में वही होता है, सफल जीवन में वही होता है जो स्लो यानी धीरे धीरे चलता है और स्टडी मीन्स कंटिन्यूअस चलता है, जो धीरे धीरे चलता है और कंटिन्यूअस चलता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे चलने वाला अलग नहीं है और कंटिन्यूअस चलने वाला अलग नहीं है, अर्थात ये दोनों मिला के हम बात किसकी कर रहे हैं, एक की ही बात कर रहे हैं। कितने लोगों की बात कर रहे हैं हम, एक की ही। तो भले ही एंड से दो चीजें जुड़ी हो, भले ही एंड से दो चीजें जुड़ी हो, लेकिन अगर वो एक ही थॉट के बारे में बात कर रही है, एक ही कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अर्थात जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो हमारे साथ और वर्ब में हमें कहा जाए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ या एस या ईएस लगाओ, तो सिंगुलर के साथ हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। सिंगुलर में हम एस या ईएस लगाते हैं। तो हम इसको क्या मान रहे, एक मान रहे सिंगुलर, हमारे पास वर्ब क्या है, विन। तो ऐसी स्थिति में इसके साथ एस और ईएस लगाएंगे। देखिए चेंज विन टू विंस, अर्थात यहां पर क्या आएगा, विंस का यूज किया जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, नहीं सर ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में नहीं आया, ठीक है सरल तरीके से बोल देते हैं। हमने कहा कि भैया राम एंड विकास गोइंग टू मार्केट, राम एंड विकास गोइंग टू मार्केट। राम और विकास दो लोग मार्केट जा रहे हैं, ठीक है। अब बताइए मुझे कि यहां पर मैं इज का यूज करूं या आर का यूज करूं। सर ये तो सरल सी बात है, क्या कि राम और विकास दो लोग हैं। राम और विकास कितने लोग हैं, दो लोग हैं। और अगर ये दो लोग हैं तो इसका मतलब कि प्लूरल हो गए, और प्लूरल हो गए तो हम आर का यूज करेंगे, ठीक है। प्लूरल हो गए तो किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। लेकिन यहां पर भले ये एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दोनों किसकी बात कर रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। इसलिए यहां पर क्या आएगा, विंस का यूज करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, ठीक है। उसको और सरल तरीके से हम समझाएंगे। यदि दो अनकाउंटेबल नाउन से एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होती है, यदि दो अनकाउंटेबल नाउन, ये स्लो भी अनकाउंटेबल है, स्टडी भी अनकाउंटेबल है। यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होती है, ये पूरा एक क्या बन गया, अपना सब्जेक्ट हो गया। तो इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आप देखो अगर अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो रहा है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। अब सुनिए यहां पर, यदि दो सब्जेक्ट को, ठीक है, दो सब्जेक्ट कौन हो गए, दो सब्जेक्ट हो गए स्टूडेंट एंड हिज फ्रेंड्स, एक विद्यार्थी और उसके दोस्त, एक विद्यार्थी और उसके दोस्त, ठीक है। अब यहां पर दो, ये एक सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है, एक सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट हो गया, और यह हो गया सब्जेक्ट नंबर सेकेंड, यह हो गया सब्जेक्ट नंबर सेकेंड। हमारे पास दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट नंबर सेकेंड। यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, बट, ये भैया बिल्डन गलत हो गया, बिसाइड से है यहाँ पर, ठीक है। एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पनीड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग, बट से अगर हम इनको जोड़ते हैं, किससे, ये जो ऊपर वर्ड्स लिखे हैं इनसे अगर हम दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं तो वर्ब
पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। तो वर्ब जो यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर जो हम वर्ब का यूज करेंगे वह किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार, किसके हिसाब से होना चाहिए फ्रेंड्स? सर नहीं समझ में आया? अरे देखेंगे किसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, ऐसे स्थिति में वर्ब यूज की जानी चाहिए पहले सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से? पहले सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब का यूज करेंगे। अब पहला सब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट है। हमारे पास विकल्प में क्या दिया? मान लो कि विकल्प में हमें दिया गया कि हैव का यूज करो या फिर हैज का यूज करो। हमें विकल्प में क्या दिया गया कि हैव का यूज करो या फिर हैज का यूज कीजिए। तो फिर ऐसी स्थिति में हमें क्या समझना है कि भैया स्टूडेंट, अब इनमें से कोई सा भी एक जोड़ देते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि अलोंग विथ, अलोंग विथ, दो सब्जेक्ट को हमने जोड़ा किससे? अलोंग विथ से। दो सब्जेक्ट को जोड़ा हमने किससे? अलोंग विथ से। अब अलोंग विथ से अगर कोई सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाएंगे। पहला सब्जेक्ट कौन है? अ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के साथ क्या यूज किया जाना चाहिए है और हैज में? ये हमको कंफ्यूजन है। अरे भैया कंफ्यूजन को मारो गोली, अभी समाधान को प्राप्त करो। क्या कि स्टूडेंट अगर एक है, स्टूडेंट अगर कितने हैं? एक है, और हमारे सामने विकल्प है कि हैव और हैज का यूज करो, तो भैया सिंगुलर मतलब एक, ये नीचे वालों की कैटेगरी में आते हैं और नीचे वालों के साथ हम किसका यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। आया कॉन्सेप्ट समझ में? स्टूडेंट कितने हैं? एक है। एक है तो क्या यूज किया जाएगा? हैज का यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये जुड़ा किससे है? अलोंग विथ से। और हमने कहा है कि अगर इनसे जुड़ेगा ना तो अपन पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का यूज कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सी बात है। क्या? अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया जाए, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया जाए, अभी किसको जोड़ा था? अरे राम और विकास को जोड़ा था। अब ऐसे ही कौन आ गए? राज और सोहन आ गए। कौन हो गए? राज और सोहन। तो अगर राज और सोहन दो सब्जेक्ट हो गए, दो सब्जेक्ट हो गए तो हमने प्लूरल लगा दिया क्या? आर। और सिंगुलर में क्या होता है? इज होता है। आप सभी जानते हैं इस बात को। तो नेक्स्ट, यदि दो सब्जेक्ट को नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, नन बट से जोड़ा जाए। सर ये और क्या बीमारी है? अरे भैया ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम का फेवरेट है। क्या? कि भैया हमने लिखा नीदर नॉर, नीदर नॉर, ईदर और, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। और क्या है? अरे भैया ये और है नॉर और, ठीक है, ठीक है। तो ये अगर इनसे जुड़ रहा है दो सेंटेंसेस को, अगर दो सब्जेक्ट को हम इनसे जोड़ रहे हैं, इससे और इससे, तो ऐसी स्थिति में हम वर्ब किसके हिसाब से लगाएं? सर हमारे पास तो दो सब्जेक्ट हो गए। क्या? एक सब्जेक्ट नंबर हो गया फर्स्ट, एक सब्जेक्ट नंबर हो गया सेकेंड। अब हम किसके हिसाब से, यहाँ पर हमें लगाने के लिए आया कि भैया वर्ब का यूज करो, तो हम किसके हिसाब से वर्ब का यूज करेंगे? तो मित्रों अगर इनसे जुड़े हुए हैं, किससे? नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, अगर इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, अगर इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना, तो क्या करना है? अरे भैया सरल सा काम है, सब्जेक्ट नंबर सेकेंड जो भी है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार हम वर्ब का उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहां लिखा कि नीदर स्टूडेंट्स, नीदर स्टूडेंट्स, ना तो स्टूडेंट्स गए नॉर और टीचर, और टीचर, इधर स्टूडेंट्स और टीचर, या तो स्टूडेंट्स गए या टीचर। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है। यहाँ टीचर बेचारा क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर टीचर अगर है तो वर्ब भी क्या यूज की जानी चाहिए? सिंगुलर वर्ब यूज की जानी चाहिए। इट मीन्स, सर अगर अब ये बात हमको समझ में नहीं आई, आप तो हमें ऐसा बताओ कि यहाँ पर अगर हमें डू या डज का यूज करना पड़े, डू या डज का यूज करना पड़े तो हम किसका यूज करेंगे? तो फ्रेंड्स देखो, इधर स्टूडेंट्स या तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर या तो टीचर। अब टीचर कितने हैं? यहाँ पर सिंगुलर है, एक है। हमने क्या कहा है कि नॉर और बट, नॉर और से अगर कोई जुड़ता है तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे। अब बाद वाला सब्जेक्ट हमारा कौन है?
टीचर है, बाद वाला सब्जेक्ट कौन है, टीचर है, तो टीचर के साथ यूज क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि टीचर सिंगुलर है। सर आपने ऐसा कब बताया कि डू और डज, अरे भैया बताया है कि आई वी यू दे प्लूरल अगर है तो डू, और ही सी नेम इट सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक, अगर एक है तो क्या यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने यहां पर क्या यूज किया, डज का यूज किया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, नीदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं होता है। नीदर ऑफ का अर्थ क्या होता है, दो में से एक भी नहीं, और दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए हम नन ऑफ का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, आई एम हियर टू सॉल्व योर एवरी प्रॉब्लम। ओके, सॉल्यूशन में आपको कहा गया कि लिखाया ऑफ, ठीक है, कितने, यहां पर लिखा नीदर। नीदर का उपयोग कब करेंगे, कितने में से, भैया अगर दो लोगों की बात हो रही है और दो लोगों में से किसी ने नहीं कोई काम किया तो हम यूज करेंगे नीदर। सर यहां पर अगर हमने बोल दिया कि 4 पीपल, सर यहां पर हमने अगर बोल दिया कि मोर देन टू, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, तो भैया बहुत ही सरल बात है। क्या, अगर यहां पर मोर देन 2 है और तब कहे कि किसी ने नहीं, तब कहे कि किसी ने नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप नीदर का यूज मत करना, नीदर का यूज मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो फिर सर क्या करें हम, अरे भैया यहां पर आप कर देना नन ऑफ का यूज करना। क्या यूज करेंगे, नन ऑफ का यूज करेंगे, तब ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगर दो के लिए आपने नन ऑफ लगाया तो गलत हो जाएगा, दो से अधिक के लिए नीदर ऑफ लगाया तो गलत हो जाएगा। तो फिर सही क्या है सर, सही यही है कि दो के लिए नीदर ऑफ और दो से अधिक के लिए नन ऑफ का यूज करो। सर दोनों का अर्थ क्या होता है, अरे नन मतलब भी कोई नहीं और नीदर मतलब भी कोई नहीं, पर दो में से कोई नहीं तो नीदर और दो से अधिक में से कोई नहीं तो नन ऑफ। कॉन्सेप्ट समझ आया, इसी के अगेंस्ट, इसी के अपोजिट, ठीक है, और इसी के हिसाब से, इसी के अकॉर्डिंग एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या, ईदर ऑफ। ईदर का मतलब होता है एक, किसमें से, में से एक, और क्या है, वन ऑफ का मतलब भी होता है में से एक। ठीक है, ईदर ऑफ मतलब भी होता है में से एक और वन ऑफ मतलब भी होता है में से एक। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, क्या, कि अगर ईदर ऑफ का अर्थ है दो में से एक, ईदर ऑफ का अर्थ क्या है, दो में से एक, और अधिक में से एक के लिए वन ऑफ का यूज करेंगे, और एक से अधिक और अधिक के लिए क्या करेंगे, वन ऑफ का यूज करेंगे। इसको सर वैसे हमारी भाषा में अगर हम समझे तो कैसे समझ सकते हैं, देखो ऐसा कि अगर आपको कहा जाए कि इसमें से किसी एक ने काम किया, ठीक है, में से किसी एक ने काम किया, कितने में से, दो में से किसी एक ने काम किया तो हम लगाएंगे ईदर, दो में से किसी एक ने काम किया तो ईदर। और दूसरा दो से अधिक में से किसी एक ने काम किया, दो से अधिक में से किसी एक ने काम किया तो हम यूज करेंगे वन ऑफ, दो से अधिक के लिए वन ऑफ, दो में से एक के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। वन ऑफ द 5, 5 लोग थे, 5 में से एक ने किया इसलिए वन, ईदर ऑफ द 5, और 5 में से एक के लिए इधर थोड़ी लगाते हैं, इधर तो हम 2 में से एक के लिए लगाते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया। बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, क्यों नहीं होता, अरे बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। अब जब दोनों ने कार्य किया तो फिर नहीं कहां से आ गया, तो बोथ के साथ नॉट नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट, अरे कुछ नाउन्स फॉर्म से प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई, क्या नहीं समझ में आया सर, कुछ नाउन्स फॉर्म में प्लूरल होते हैं, अरे दिखते प्लूरल हैं, ये क्या है, ये कंफ्यूज करने के लिए आते हैं आपको। कैसे कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बचपन से आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एस लगा देते हैं तो प्लूरल हो जाता है, जैसे टेबल का टेबल्स, बॉक्स का बॉक्सेस, मार्कर का मार्कर्स, है ना। तो इस तरीके से उनको पता है कि अगर एस लगा हुआ जैसे ही दिखते हैं तो इनके दिमाग में घंटी बजती है, क्या, कि भैया एस है मतलब प्लूरल है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आते हैं आपको। यहाँ पर आपको दिखेगा एस, यहाँ पर दिखेगा एस, यहाँ पर दिखेगा एस एस एस, ठीक है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि प्लूरल है, और आप फटाक से लगा देंगे आर, क्या यूज कर लेंगे आप, आर। लेकिन यू डोंट हैव टू डू दिस, यू डोंट हैव टू
डू दिस। ओके गेटिंग? आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या यूज करना है भैया? इज का यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये मगरमच्छ के आंसू हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है, पर ये प्लूरल नहीं है, ये क्या है? सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर है। इसलिए वर्ब कौन सी लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब। सर सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? अरे भैया ये जो लक्ष्मण रेखा खींची गई है ना, इसके नीचे जितने भी वर्ब है सब सिंगुलर है। कौन सी? एम इज आर में, इज वाज वर्ब में, वाज डू डज में, डज वर्ब फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, है और हैज में हैज। ये नीचे वाली जो है वो सिंगुलर है और ऊपर वाली प्लूरल है। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ सर कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं। इनको रट लेंगे ऐसे कैसे कि भैया बीमारियों के नाम है मम्स, रिकेट्स, मिजल्स, तो इनको सिंगुलर ही रखना है। खेल के नाम है डार्ट्स, ठीक है, बिलियर्ड्स, तो इनको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है नेक्स्ट। एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। किसी वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट है। अरे क्यों नहीं होगा भैया? सब्जेक्ट मतलब डूअर, सब्जेक्ट मतलब डूअर, जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है उसी की तो चलती होगी भैया। तो एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट है। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी। तो गिल्टी कौन है भैया? वह है। अब वह है तो ही के साथ इज लगा दिया। नॉट हिज पेरेंट्स से तो हमको मतलब ही नहीं है क्योंकि वो कोई गुनाहगार थोड़ी है। ठीक है, तो ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी। अब इस क्यों लगाए यहाँ? पेरेंट्स से तो प्लूरल है, क्योंकि बात हम उसके पेरेंट्स की थोड़ी कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं? उसकी। तो ही के हिसाब से क्या लगा दिया हमने? इज का यूज कर दिया। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज। क्वालिटी, क्वालिटी क्या होती है? काउंटेबल होती है कि अनकाउंटेबल होती है? भाई क्वालिटी तो अनकाउंटेबल होती है। मैंगो काउंटेबल होते हैं कि अनकाउंटेबल होते हैं? मैंगो काउंटेबल होते हैं। तो मैंगोज है सर, तो मैंगोज के साथ आपने आर क्यों नहीं लगाया? अरे भैया मैंगोज के साथ हमने आर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम मैंगोज की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्वालिटी की। तो मैंगोज की जो क्वालिटी है ना वो अच्छी है, मैंगोज की जो क्वालिटी है ना वो अच्छी है। तो ये जो क्वालिटी शब्द है ये क्या है? अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है? अरे भैया अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के साथ एमिजार में क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। तो इसीलिए हम क्वालिटी के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्वालिटी क्या है? अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट समझते हैं। अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होता है कि एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का प्रयोग होना है, मतलब एक की बात कर रहे हैं। अरे भैया कुर्सी कितने लोगों को दी? एक को ही दी। जैसे एक एग्जांपल है कि व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बॉट बाय हर, कि उसने एक व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट गाउन खरीदा। तो व्हाइट एंड ब्लैक का मतलब क्या हुआ? ए व्हाइट मतलब एक व्हाइट, ठीक है, एंड ब्लैक, ब्लैक अलग से थोड़ी है, व्हाइट के साथ ही ब्लैक दिया हुआ है। तो व्हाइट एंड ब्लैक मतलब एक की बात हो रही है, और एक की बात कर रहे हैं मतलब यहां पर कितने लोगों की बात हो रही है? सिंगुलर की बात हो रही है। और सिंगुलर के हिसाब से हमने क्या लगाया? वाज का यूज किया। तो लेकिन अगर यहां पर आता कि अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ वर और वाज सीन इन द फील्ड। ओके, तो कौन? एक व्हाइट, एक ब्लैक कलर की और एक व्हाइट कलर की गाय देखी गई। एक ब्लैक कलर की और एक व्हाइट कलर की, मतलब कितनी गाय हो गई? 2 हो गई। अर्थात दोनों में अलग अलग हमने आर्टिकल लगाया है, दोनों में अलग अलग आर्टिकल लगाया है, मतलब 2 की बात हो रही है। और अगर यहाँ पर हम यहाँ पर ए नहीं लगाते और सिंपल लिखते कि अ ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब एक की बात हो रही है। और यहाँ पर लिखा कि अ ब्लैक एंड ए व्हाइट, मतलब 2 की बात हो रही है। 2 की बात हो रही तो वर लगाएंगे, एक की बात हो रही तो वाज लगाएंगे। ठीक है। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। कलेक्टिव मतलब ग्रुप मतलब यूनिटी मतलब एक। ग्रुप मतलब कलेक्टिव मतलब यूनिटी मतलब एक। कितने लोगों की बात हो रही है? एक। तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा किसका यूज करना है? सिंगुलर वर्ब का। जैसे अ हर्ड ऑफ काउ, गायों का झुंड, ठीक है, इज ग्रेजिंग। अब झुंड कितना है? एक झुंड है। कितने झुंड है? एक झुंड है। एक झुंड है तो हमने क्या लगा दिया? इज लगा दिया। यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो जाए, अरे भैया मतभेद हो गए तो काहे की यूनिटी?
अगर मतभेद ही हो गया तो यूनिटी कहाँ गई, और यूनिटी नहीं है तो फिर वो एक थोड़ी रहेंगे, फिर वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग जब हो जाएंगे तो उन्हें क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति की बात अलग की जाए तो प्लूरल हो। जैसे कि भैया द ऑडियंस थे, ऑडियंस ने क्या किया, हैव टेकन ले ली, क्या, अपनी अपनी सीटें, अपनी अपनी सीटें मतलब सब अलग अलग है, और अलग अलग है तो ये मतलब क्या हो गया, प्लूरल हो गए। और प्लूरल होने के कारण यहाँ पर वर्ब जो यूज किया हमने क्या यूज करी, हैव, और जो पजेसिव के लिए प्रोनाउन यूज किया वो भी देयर यूज किया, मतलब एक से अधिक की बात हो रही है। नेक्स्ट समझते हैं, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो, किसके बाद, प्लूरल प्रोनाउन। देखो एक बात और बता देते, एक प्यारा कॉन्सेप्ट हम बता देते आपको। अगर ईच एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मेनी, मोर देन वन, ये अगर वर्ड्स आते हैं आपके सामने, इसका अर्थ सीधा सा एक ही है कि सब बात कर रहे हैं एक व्यक्ति की। किसकी बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति की। और अगर एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वर्ब भी कौन सी यूज की जानी चाहिए, सिंगुलर के हिसाब से। जैसे ईच बॉय, हर एक लड़का, ईच गर्ल, अब ये इसीलिए हमने क्या लगाया, हेज। वन मस्ट टॉलरेट वंस, मतलब एक की बात हो रही है, ठीक है। मेनी, ए ध्यान रखना ये बड़ा ही कंफ्यूज करता है, मेनी का मतलब होता है बहुत सारे, और वो पीछे लगा दिया ए, और ए लगा दिया मतलब बात हो रही है एक की, तो क्या होगा, मैनी अ स्टूडेंट, अब एक ही स्टूडेंट आया है, और इसलिए यहाँ पर हैव ना लगाते हुए हमने क्या यूज किया है, हैज का यूज किया है। कॉन्सेप्ट यूज समझ में आया, मैनी अ स्टूडेंट हैज नॉट डन, अब एक ने नहीं किया है तो उनका काम क्यों करेगा, उसका काम करेगा, हिज होमवर्क, ठीक है। तो बात वही हो रही है क्या, कि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर ईच हो जाए, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें ईच आया था, और ईच का वहां पर यूज क्या था, सिंगुलर। तो ईच और एवरी, ध्यान रखेंगे एक बात और क्या, कि ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी के बाद जो नाउन आती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। वो क्या होती है, हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक है। तो और इनके साथ वर्ब जो लगती है वो, अरे भैया जो वर्ब लगेगी ना वो भी सिंगुलर होगी। ईच एंड एवरी के बाद जो नाउन रहेगी वो भी सिंगुलर रहेगी, जो वर्ब का यूज किया जाएगा वो भी सिंगुलर का यूज किया जाएगा। तो सर हमें फिर यहाँ पर क्या समझना है, आपको आपके लिए समझने लायक बात यह है कि ईच और एवरी के बाद जनरली सिंगुलर नाउन आती है, वर्ब सिंगुलर होती है, लेकिन किंतु परंतु बट क्या करना है कि अगर यहाँ पर कोई प्लूरल आ जाए, किसके, ईच के पहले, किसके पहले, ईच के पहले अगर कोई प्लूरल आ जाए तो फिर भैया यहां पर जो वर्ब लगाएंगे ना वो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। जनरली ईच और एवरी के बाद जो नाउन आएगी वो क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, वर्ब जो यूज करेंगे वो क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। लेकिन अगर ईच और एवरी के पहले कोई प्लूरल आ जाए तो फिर ऐसी स्थिति में हम वर्ब जो यूज करेंगे वो कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अरे 100 बॉयज, 100 लोग हो गए ना, तो आर का यूज, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन कंफ्यूज करने वाली एक बात दूसरी आती है, क्या, कि अगर कार्डिनल एडजेक्टिव, कौन कार्डिनल मतलब क्या, अरे भैया वही 1 2 3 4, नहीं सर इंग्लिश में, हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव्स है। और कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, सर यहाँ भी तो 100 कार्डिनल नंबर है, उसके बाद प्लूरल का यूज किया है, यहां तक तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। के बाद प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट, यहां अमाउंट की बात हो रही है, नहीं, यहां अमाउंट की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है, नहीं। दूसरा, सर्टेन वेट, यहां वजन की बात हो रही है, नहीं। सर्टेन पीरियड, यहाँ निश्चित अवधि की बात हो रही है, नहीं हो रही है। सर्टेन डिस्टेंस, यहाँ दूरी की बात हो रही है, नहीं हो रही है। सर्टेन हाइट, ऊंचाई की बात हो रही है, नहीं हो रही है। का बोध हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब, अरे भैया इसीलिए तो हमने यहाँ प्लूरल लगाया,
क्यों लगाया? क्योंकि हमको प्लूरल दिख रहा है। लेकिन ये वाले जो कॉन्सेप्ट है कौन से, कि जिसमें किसकी बात हो, जिसमें वेट की बात हो, जिसमें पीरियड की बात हो, जिसमें डिस्टेंस की बात हो, जिसमें हाइट की बात हो, तो ये दिखेंगे तो आपको प्लूरल। लेकिन इनके साथ जो वर्ब यूज होगी ना वो सिंगुलर यूज होगी। कौन सी वर्ब यूज होगी? सिंगुलर। तो इनके बाद जो हम वर्ब लगाते हैं, इनके बाद जो हम वर्ब लगाते हैं वो वर्ब हमेशा क्या होती है? सिंगुलर। दिखेंगे क्या? हमको दिखेगा कि 10 माइल्स, ठीक है, 10 माइल जो होती है वो अब आएगा कि आर लगाओ या इज लगाओ। आपने बोल दिया कि भैया 10 मील की बात हो गई, 10 मील की बात हो गई मतलब आर लगाओ। नहीं भैया, इसकी बातों में मत आना। क्यों? क्योंकि ये 10 मील्स किसकी बात कर रहा है? डिस्टेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डिस्टेंस की बात कर रहा है। और इस तरीके से अगर डिस्टेंस दी हुई रहेगी तो उसे हम क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। और वर्ब कौन सी यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। आ रही बात समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हमको समझ में आ रहा है, हमारे काम की कोई चीज़ हो सकती है ये, तो भैया थोड़ा लाइक कर दो। क्यों सर? अरे भैया आप लाइक करोगे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम इसी तरीके के बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियो लेते हुए आएंगे। और क्या करें? शेयर भी कर दो। क्यों सर? शेयर कर दो यार बाकी, ताकि ज़रूरतमंदों तक ये बात पहुँच जाए। और सब्सक्राइब भी कर दो। सर ऐसा क्यों? सब्सक्राइब इसलिए ताकि अगली जब हम नोटिफिकेशन, अगली जो वीडियो बना करके लाएंगे, क्लास लेकर के आएंगे आप सभी के लिए ना, तो वो आपके तक पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। नेक्स्ट, मेनी का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में देखें। मेनी, ए भैया ध्यान रखना, ये मेनी भी वैसा ही है। कैसा? कंफ्यूज करने वाला। कैसा? कंफ्यूज करने वाला। क्या? मेनी का तो अर्थ होता है बहुत सारे। मेनी का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे। लेकिन मेनी के बाद आ गया क्या? एक। अब बहुत सारे के बाद एक तो आ गया, तो एक मतलब एक की बात हो गई। ये मेन इसलिए एक लगाया, इसलिए हमने एक सिंगुलर नाउन लगाया। और इसी के हिसाब से वर्ब भी हमने सिंगुलर वर्ब लगाई। और यह जो मेनी था ना, ये मेनी के बाद ए नहीं आया। ए नहीं आया मतलब बहुत सारे। तो ये MAN और MEN को समझेंगे। MAN मतलब एक व्यक्ति की बात होती है, और MEN मतलब एक से अधिक व्यक्ति की बात होती है। तो यहाँ पर एक था इसलिए MAN लगाया, और यहाँ पर एक से अधिक थे इसलिए MEN लगाया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब ये एक था इसलिए हमने क्या लगाया? हेज लगाया। और यहाँ एक से अधिक थे इसलिए क्या लगाया? हेव लगाया। सर ये बात तो आपने बताई नहीं। अरे भैया बताई थी क्या, कि ऊपर वाले मतलब प्लूरल एक से अधिक जो रहेंगे ना उनके साथ हेव लगाते हैं, और सिंगुलर मतलब एक जो रहता है ना उसके साथ हेज का यूज करते हैं। ठीक है, यही तो बात यहाँ पर भी बता रहे हैं। ठीक है, कि एक के लिए हमने क्या लगाया? हेज, और एक से अधिक के लिए हेव का यूज किया। नेक्स्ट समझते हैं। अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन, हु, विच, दैट इत्यादि के द्वारा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से जोड़ा जाए। अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन, सर ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होती है? आपको ने प्रोनाउन वाला वीडियो नहीं देखा? अरे भैया प्रोनाउन वाली क्लास को देखिए। प्रोनाउन वाली क्लास को आप देखेंगे तो उसमें आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होती है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। खैर नहीं आया तो कोई बात नहीं, वी आर हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, आपको क्या समझना है? हु मीन्स जो, whom मीन्स जिसे, whose मीन्स जिसका। ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। अब सर ये सिर इतने क्यों बता रहे हैं? ठीक है, इसको सर कम कर देते हैं बस। ये आप समझिए हु। अगर आपके सामने आया हु या देट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। अगर हु और देट आया, और आप ध्यान से रहेंगे कौन सा? हु, विच भी लगा देते हैं। चलो ठीक है, नॉन लिविंग के लिए। ये भैया हु जो होगा ना मनुष्यों के लिए यूज होगा। ये दैट ये मनुष्य और नॉन लिविंग दोनों के लिए होगा। नॉन मनुष्य मतलब गेटिंग, नॉन ह्यूमन बीइंग। ओके, तो हु और विच और दैट कॉमन होगा। ठीक है, इत्यादि के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार जोड़ेगी उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट। अरे सर एंटीसीडेंट भूल जाओ, मारो गोली एंटीसीडेंट को। तो क्या याद रखना है सर हमको? आपको एंटीसीडेंट याद रखना है कि अगर इनके पहले कोई प्लूरल नाउन है, अगर इनके पहले प्लूरल नाउन है तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ठीक है, और अगर यहां पर सिंगुलर वर्ब है तो आपको सिंगुलर नाउन है तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। बात समझ में आई? इनके जस्ट पहले। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। अगर ईच, एवरी, वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन इत्यादि सिंगुलर होता है। ठीक है, आपको एक बात शुरू से हम कॉन्सेप्ट समझाते हुए आ रहे हैं क्या, कि जो ऑफ आता है ना, ऑफ आता है मतलब में से। किस में से? यहां पर होते हैं जनरली एक से अधिक लोग। यहां पर जनरली कितने होते हैं? एक से अधिक, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्लूरल। ठीक है, अब ये एक से अधिक में से एक मतलब
वन। अगर एक के अधिक में से कोई एक काम कर रहा है तो काम तो कितना कर रहा है, एक, तो एक काम कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ वर्ब जो लगाएंगे वो कौन सी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। सर सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, अरे भैया यही इज वाज डज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से एस और हैज, यही सिंगुलर वर्ब है, इसके अलावा कोई सी सिंगुलर वर्ब नहीं है। ठीक है, तो ये 4-5 जो है ना इनको रट लेना, यही सिंगुलर वर्ब है, बार बार सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब अगर आती है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का हमको यूज करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, नहीं आया सर, अरे भैया हेव या हेज की बात हो, हेव या हेज की बात हो तो सिंगुलर हमारे पास क्या है, हेज है। सर ये किसने बताया, अरे हमने ही बताया था ना कि एक से अधिक के लिए हम हेव का यूज करते हैं और एक के लिए क्या यूज करते हैं, हेज। तो हेज हमारे लिए कौन सी वर्ब हो गई, सिंगुलर वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब हो गई, सिंगुलर वर्ब हो गई। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, हम बहुत बुद्धिमान है। अरे डेफिनेटली आप बुद्धिमान है, इसीलिए तो आपके लिए ये डिफिकल्ट वाले कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, क्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। ठीक है, समझते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, इनडेफिनेट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सर ये इनडेफिनेट क्या होती है, इनडेफिनेट मतलब किसी ने, कोई ने, कभी मतलब एनी वन, सम वन, इस तरीके के जो होते हैं इनडेफिनेट, जो डेफिनाइट नहीं हो, जो पक्का ही नहीं, हमको पता नहीं कि कौन है वह, किसी ने मुझे पूछा तो ये किसी ने क्या होगा, किसी ने, हमको पता नहीं कौन है ना, कोई आ रहा है मतलब क्या है, इनडेफिनेट है, तो ये इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है तथा इसके लिए सिंगुलर एडजेक्टिव प्रोनाउन वन सेल्फ का प्रयोग होता है। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई। अरे भैया हमने कहा कि टीचर ने अपना काम किया तो हमने बोला कि टीचर डन हिज वर्क। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। हमने बोला कि भैया राम ने अपना काम किया तो राम डन हिज वर्क। अब ये दोनों है क्या, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हमने क्या लिख दिया, हिज। लेकिन वन की बात हो ना तो वन का अपना अलग कारवां चलता है, वन का अपना अलग कारवां चलता है। यह किसी दूसरी प्रोनाउन का उपयोग नहीं करता, ना ही किसी दूसरी पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करता है, किसी प्रोनाउन का यूज नहीं करेगा। वो बोलेगा कि भैया ऑब्जेक्ट में मैं हूं तो मैं ही रहूंगा, अगर मेरे पास कोई चीज है अपने तो वन से लगाना, अगर मैं स्वयं की बात करूंगा तो वन सेल्फ लगाना। अर्थात ये किसी हिम हिज हर को एक्सेप्ट नहीं करता, ये अपना स्वयं का कॉन्सेप्ट अलग चलाता है। काल्पनिक वाक्य बहुत प्यारा, इफ, एज इफ, अस दो, सपोज, आई विश, इन केस, वुड, दैट। इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कंडीशन। इनको क्या कहते हैं भैया, कंडीशन। कंडीशन मतलब शर्त अगर लगाएं, क्या शर्त लगाएं कि इफ, यदि ऐसा हो, ठीक है, अज इफ मानो कि ऐसा हो, अज दो हालांकि ऐसा हो, सपोज, तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम कहते हैं क्या, कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। कौन से सेंटेंस कहते हैं, कंडीशन लगे हो, अगर कोई शर्त लगी हो, क्या लगा हो, कोई शर्त लगी हो, कौन सी, कि भैया यदि। अब इस ऐसी स्थिति में आई के साथ आपको यूज करने के लिए कहे कि वर लगाओ या फिर वाज लगाओ, वर लगाओ या फिर वाज लगाओ, तो भी इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना मित्रों। क्या जनरली हम वाज वर के बारे में जब भी बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सर आई के साथ वाज लगेगा, वी यू दे प्लूरल के साथ वर लगेगा, ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ वाज लगेगा। यही कॉन्सेप्ट हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। क्या, आई के साथ वाज लगेगा, वी यू दे प्लूरल के साथ वर लगेगा, ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ वाज लगेगा। लेकिन अगर एक शर्त आ जाए इसके पहले, कौन सी शर्त, कोई सी भी शर्त है कि यदि ऐसा हो, मानो कि ऐसा हो, सपोज ऐसा हो, तो ऐसी स्थिति में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्या करना है फिर सर, ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, आप एक का ध्यान रखना कि सभी के साथ वर यूज कर देना। सर ये इनके साथ भी वर यूज हो जाएगा, हाँ इनके साथ भी। सर ये आई के साथ भी वर यूज हो जाएगा, हाँ कब, अगर सब्जेक्ट के पहले यहां पर आ जाए इफ, या यहां पर कोई सी भी शर्त लगी हुई आ जाए। क्या लगी हुई आ जाए, शर्त आ जाए, कोई सी भी कंडीशन आ जाए, तो इन दैट केस वी विल यूज ओनली वर विथ ऑल सब्जेक्ट्स। गॉट इट, समझ में आई बात, हाँ सर समझ में आई। यार नहीं भी समझ में आया तो रिवाइज करके देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, शुरू होता है तो इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग हो, प्लूरल वर्ब का वर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, और न कि वाज का। जैसे आई विश आ गए शुरू में, इसलिए हमने आई के साथ क्या लगा दिया, वर। शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था, हमने शुरुआत में पढ़ा था कि आई के साथ वाज लगता है, आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। लेकिन आई के पहले क्या लगा हुआ आ गया यहाँ पर, आई विश, और आई विश लगाने के कारण यहाँ आई वर लगा दिया। इफ, ही, वर हमने पर क्या पढ़ा था, ही के साथ क्या लगता है, तो हमने पढ़ा था कि सर ही के साथ तो वाज लगता है, ही के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। लेकिन किंतु परंतु बट, लेकिन किंतु परंतु बट ही के साथ क्या यूज किया, वर। क्यों किया, क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग में क्या आ गया, इफ लगा हुआ आ गया। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट समझते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ भी बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। सर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है,
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी सेंटेंस के माध्यम से आशीर्वाद देने का कार्य हो, ब्लेसिंग देने का कार्य हो। कैसे सर? हम बोलते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, तो ये जो मे गॉड ब्लेस यू है ना, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें वेल विशिंग की बात करें। ठीक है, अब भगवान करे, आप भगवान जो ईश्वर है वो ईश्वर उस राजा को बचा ले, तो अब गॉड क्या है? सिंगुलर है। भगवान एक है सर, अलग अलग हमारे, अरे भैया सब एक ही है। ईश्वर क्या है? एक है। तो गॉड जो है सेव द किंग, गॉड ने ईश्वर करे, ईश्वर जो है वो राजा को बचा ले। अब गॉड को अगर हम सिंगुलर मानते हैं, अगर गॉड को हम क्या मानते हैं? सिंगुलर, तो वर्ब के साथ हमें क्या यूज करना चाहिए? एस या ईएस। लेकिन यहां पर वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं यूज किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने क्या कहा है कि ये एक तरीके का कौन सा वाक्य है? ये आशीर्वाद देने वाला सेंटेंस है, ये ब्लेसिंग वाला सेंटेंस है, ये वेल विशिंग वाला सेंटेंस है। वेल विशिंग मतलब हम शुभ चिंता जो होता है ना, शुभ चिंता वाले, है ना, तो वो वाले सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग हम नहीं करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो क्या होगा? गॉड सेव द किंग, लॉन्ग लिव द क्वीन। ये क्वीन जो है ना वो कितनी लंबी जिए, लंबी जिए, तो यहाँ पर क्वीन सिंगुलर है, तो वर्ब में एस या ईएस आना चाहिए था, लेकिन नहीं आई। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ, ध्यान रखेंगे मित्रों, फ्रेंड्स, अ नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। अगर इस तरीके का कोई शब्द आता है तो इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। मतलब इसके साथ जो नाउन यूज की जाएगी वो सिंगुलर यूज की जाएगी कि प्लूरल यूज की जाएगी। सर ये बार बार सिंगुलर प्लूरल क्या है? अरे भैया हमने नंबर वाला सीरीज में एक बनाया है, नाउन वाली सीरीज में एक नंबर का टॉपिक, जिसमें आपको बताया है कि सिंगुलर मतलब क्या होता है, प्लूरल मतलब क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हमारे नाउन वाले टॉपिक को आप देखिए। ठीक है, और नंबर ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ और ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। किसके साथ होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। तथा इसके साथ हम किसका यूज करते हैं? हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं मित्रों? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये ए जो आएगा ना कंफ्यूज करने के लिए आएगा। ए जैसे ही दिखेगा आप क्या समझेंगे? एक की बात हो रही है, और आपने यहां देख लिया वर, अरे गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, ए नंबर ऑफ जब भी आएगा तो हम बात किसकी करेंगे? प्लूरल की, और ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या यूज की जाएगी? प्लूरल यूज की जाएगी। लेकिन किंतु परंतु बट, लेकिन किंतु परंतु बट क्या? लेकिन ध्यान क्या रखना है कि द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है। द नंबर ऑफ का प्रयोग कहां पर होता है? एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है, और इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है? देखो, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ध्यान क्या रखना है कि ए नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब यूज की जाएगी वो प्लूरल होगी, जो नाउन यूज की जाएगी प्लूरल होगी। ठीक है, लेकिन द नंबर ऑफ की बात अगर हम करेंगे तो द नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब, जो नाउन यूज की जाएगी वो तो प्लूरल रहेगी। ठीक है, लेकिन आपको जो वर्ब यूज करना है वो क्या यूज करना है? सिंगुलर यूज करना है। वर्ब क्या यूज करना है? सिंगुलर यूज करना है। बात समझ में आ गई? तो द नंबर ऑफ बॉयज इज 50, आर 50 नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑल का प्रयोग काउंटेबल के अर्थ में हो, अगर ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता, तो सिंगुलर माना जाता है। अरे भैया हमने बताया तो सही कि जिसको गिनाएंगे नहीं उसके साथ तो सिंगुलर ही लगाएंगे। असर गिनेंगे नहीं मतलब क्या? अरे भैया ये अनकाउंटेबल लिखा है ना, इसके किसी का अर्थ होता है गिनेंगे नहीं। जिसको गिन नहीं सकते ना उनके साथ अगर आई एम इज आर में लगाने के लिए आए तो इज का यूज करना है। अगर आपके सामने वाज वर्ड यूज करने के लिए कहे तो वाज का यूज करना है। अगर डू डज का यूज करने के लिए डज का यूज करेंगे। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस की बात करें तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। अगर हैव हैज की बात करें तो हैज का यूज करेंगे। किसके साथ सर? अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिसको नहीं गिन सकते। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन अगर आल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो कि बहुत सारे, अब बहुत सारे की बात होगी तो बहुत सारे हो गए, बहुत सारे हो गए तो फिर आर लगा देंगे। ठीक है, अगर अनकाउंटेबल का सेंस है तो इज लगाएंगे। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल मतलब सब बढ़िया है। सब बढ़िया मतलब यहाँ व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। अब परिस्थिति क्या है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो इसके साथ क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। लेकिन ऑल आर वेल, हमारे घर पर सभी सदस्य बढ़िया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऑल आर वेल। आर वेल मतलब प्लूरल की बात हो रही है। सरल सा ये कॉन्सेप्ट आखिरी में क्यों लिया? अरे भैया बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, लेकिन ज़्यादातर सभी इनमें शुरुआत ही होती है और सारी चीज़ आप जानते भी हैं। मोस्टली नहीं भी जानते तो उनको ऐसे कैसे रट लेंगे,
नहीं भी जानते तो उनको ऐसे कैसे रट लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, एक ये जो शब्द दिए हैं ना, ये जो शब्द दिए हैं ना, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं फ्रेंड्स? सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर मतलब एक होंगे। सर एक नहीं, इसके लिए एक भी नहीं यूज़ करेंगे, अपन यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल। क्या यूज़ करेंगे? अनकाउंटेबल। ये जितने भी नीचे वर्ड्स दिए हैं ये सारे अनकाउंटेबल होते हैं, इनको गिन नहीं सकते, ना ही इनको आपको एस लगा करके प्लूरल बनाना है। इनके साथ अगर वर्ब की बात आए तो इज मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? सिंगुलर वर्ब। सर सिंगुलर वर्ब केवल इज ही है? नहीं भैया, सिंगुलर वर्ब केवल इज नहीं है। सिंगुलर वर्ब में कौन कौन से भैया? इज है, और क्या है? वाज है, और क्या है? हैज है, और क्या है? डज है, और क्या है? वर्ब के साथ एस या ईएस है। ये सारी वर्ब कौन सी है? सिंगुलर वर्ब। तो इनके साथ अगर आपको यूज करने के लिए आए तो आप इन्हीं वर्ब का यूज करेंगे, इनके अलावा दूसरी वर्ब का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है? इंफॉर्मेशन, बिजनेस, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, ठीक है, लगेज, बेगेज, पोस्टेज, वेस्टेज, नॉलेज, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, न्यूज पेपर, ट्रैफिक, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, कन्फेक्शनरी, पोट्री, फ्यूल, कॉस्ट, बिहेवियर, ग्रेटिट्यूड, डर्ट और फ्लिच। ठीक है, एंड फ्यूल एंड पेपर का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सारे अनकाउंटेबल है। ठीक है, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस, ठीक है, और हिज हेयर इज ब्लैक। ये देखो, हेयर के साथ हमने क्या यूज़ किया? इज किया। इन्फॉर्मेशन के साथ क्या किया? इन्फॉर्मेशन सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इन नाउन को बहुवचन नहीं बनाए, इनको प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि आई हैव मेनी इन्फॉर्मेशंस। अगर आप ऐसा कहते हो तो दैट विल बी इनकरेक्ट, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं तब इनका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होते हैं, पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी ऑफ। द अमाउंट ऑफ मनी, ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल। अमाउंट ऑफ क्या है? ये मनी क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। लेकिन जो अमाउंट होता है ना, ये कहीं ना कहीं प्लूरल माना जाता है, और इसके लिए वर्ब क्या यूज करेंगे अपन? प्लूरल। और अगर ऐसा जैसे ही आपने किया तो फिर इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या करना है? द अमाउंट ऑफ अनकाउंटेबल है, जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अमाउंट भी क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल होगा तो इसके साथ जो वर्ब यूज की जाएगी वो क्या यूज की जाएगी? इज का यूज की जाएगा। नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट? समझना है इसको। क्या? अमाउंट ऑफ एक मात्रा है, मात्रा जो होती है वो सिंगुलर के अंतर्गत आती है, अनकाउंटेबल के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ नाउन से दिखने में प्लूरल लगते हैं। ये वही है, हमने बोला था मगरमच्छ के आंसू, मतलब ये दिखेंगे आपको प्लूरल, लेकिन इनको यूज किस तरीके से करना है? सिंगुलर के साथ करना है। ठीक है, इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है, जैसे कौन कौन से? न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मिजल्स, रिकेट्स, शिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, ठीक है, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। उनके साथ वर्ब भी क्या यूज होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ नाउन से दिखने में सिंगुलर लगते हैं, दिखने में सिंगुलर लगते हैं, ये अपोजिट आ गया। इसके पहले हमने जो पढ़ा था उसमें क्या है कि कुछ नाउन से दिखते क्या है भैया? प्लूरल दिखते हैं, यूज किस तरीके से होते हैं? सिंगुलर। ठीक है, अब ये क्या दिखेंगे सिंगुलर, और यूज किस तरीके से होंगे? प्लूरल। जैसे केटल इज नहीं होता, केटल आर होता है। केवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल। ठीक है, कैटल्स, चिल्ड्रंस लिखना गलत हो जाता है, इनके साथ एस नहीं लगाती, ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। ठीक है, पीपल का साथ एस लगता है लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे पीपल का अर्थ होता है लोग, और जब पीपल्स की बात होती है तो विभिन्न मूलवंश से अलग अलग राष्ट्र के लोगों की बात हो गई। ठीक है, और इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, और इन्फेंट्री जो होता है वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? देखो ये इन्फेंट्री आ गया। इन्फेंट्री दिखते क्या है? सिंगुलर, होता क्या है? प्लूरल। तो इन्फेंट्री क्या होगा? प्लूरल होगा। प्लूरल के हिसाब से हमने क्या लगाया? हैव लगा दिया, तो ये सही हो गया। पुलिस भी क्या है? सिंगुलर दिख रहा है लेकिन है क्या? प्लूरल, तो पुलिस के साथ हैव आएगा। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, मतलब हमेशा प्लूरल होगा, प्लूरल ही होगा। ठीक है, कौन कौन सी? बाइनोकुलर्स, दो हिस्से हैं जिनके, बाइनोकुलर्स, फोर्सेप्स, हैंडकफ्स, सीजर्स, ग्लव्स, पिंसर्स, बेलोस। ठीक है, ये सारे हमने नाउन वाले टॉपिक में भी पढ़े हैं। क्यों पढ़े थे? क्योंकि वहाँ सिंगुलर और प्लूरल की बात हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है? इनके साथ वर्ब लगाने की बात है। तो ये हमेशा क्या है? अरे भैया ये हमेशा प्लूरल है, तो इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी? प्लूरल वर्ब। सर ये प्लूरल वर्ब क्या होती है? अरे भैया लिखी थी प्लूरल वर्ब कि आर, वर, डू, हैव, ये 4 वर्ब प्लूरल वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट,
क्लॉथ्स एंड एसेसरीज में ट्राउजर्स, ये भी प्लूरल है। शॉर्ट्स, जीन्स, पैंट्स, ड्रेसेस, सन ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस। दूसरी चीज़ें कौन सी प्लूरल होती है? ये एरियर्स, फेंग्स, आर्चियूज, है ना, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन से प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक होते हैं। जैसे भैया डियर है ना, ये सिंगुलर रहेगा तब भी एक ही, जैसे आपको लिखना है कि भैया एक डियर आया तो 1 डियर हो गया, और अगर आपने लिखा कि 5 डियर आ गए तो यहाँ पर अगर आपने ऐसा डियर्स लगा दिया ना तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 के लिए भी क्या लिखना पड़ेगा आपको? डियर ही लिखना पड़ेगा, डियर्स नहीं लिखना है। क्या सर इसी के साथ? नहीं, ये जितने भी लिखे हैं सबके साथ ऐसा ही होगा। जैसे मैंने लिखा कि आई सॉ 2 शीप, मैंने 2 भेड़ देखी, ये 2 शीप होगा। 1 शीप देखी तो भी 1 शीप होगा, और 2 शीप देखी तो भी शीप ही रहेगा, शिप्स नहीं होगा। सीरीज, स्पेसीज, फिश, एयरक्राफ्ट, ये फिश में थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन कभी कभी होता है। फिश सिंगुलर प्लूरल एक समान होती है, लेकिन कभी कभी लिखा हुआ आता है फिशेस, और ये जब फिशेस लिखा हुआ आता है, जब ये फिशेस लिखा हुआ आता है तब यहाँ पर बात जो होती है वो दूसरी प्रजाति की होती है। किसकी होती है? प्रजाति की होती है, अलग अलग कैटेगरी की होती है। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, 1 डियर इज रनिंग। देखो 2 थी तब भी फिश थी, और 1 डियर इज, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट, तो ये सारे कॉन्सेप्ट, वी होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ठीक ठाक क्लास थी और आपको थोड़ा बहुत समझ में आया तो आप थोड़ा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच जाए। ज़रूरतमंदों तक इसे साझा कर दीजिए। और अगर आप हमारे अलग अलग कोर्सेज को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो हम अलग अलग कोर्स भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो हमारा ये गूगल प्ले स्टोर पर जाना, और एक मास स्टडी ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मास स्टडी ऐप पर हमारे अलग अलग कोर्सेज से, हमारी खुद की अपनी ऐप है, तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर, सबसे पहले तो ग्रामर का कोर्स हम लेकर के आए हैं, जिसमें सारी एग्जाम्स को लगभग कवर करने की कोशिश करी हमने। टॉपिक वाइज उसके लाइव टेस्ट भी आपको मिलेंगे उसमें। प्रीवियस ईयर्स के अलग अलग एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे हैं वह भी हमने उसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है, ठीक है। 24/7 टेक्निकल सपोर्ट आप कॉल कर सकते हैं। प्रैक्टिस शीट और नोट्स उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। और बेसिक टू एडवांस ग्रामर, मतलब वो सुनने से शिखर वाली बात जो हम कहते हैं उसी के लेवल से का बात होगी। हमारा एक वोकेबुलरी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है जो मात्र 99 रुपीज़ में है, ठीक है। आप इसके लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर, ठीक है। डेली यूज सेंटेंस के लिए भी हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, ठीक है, उसे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, आप अगर पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर, कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम भीड़ में जाते हैं, हम भूल जाते हैं, ठीक है। दूसरा, हमको शर्म आती है कि हम बोल नहीं पाते हैं क्लासेस में, हम इनिशियल लेवल पर सीख रहे हैं, तो हम आपको एक पर्सनल ट्रेनर प्रोवाइड करवा देंगे, लाइव इंटरेक्शन, जिससे आप रेगुलर बेसिस पे बात कर सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम्स को वो नोटिस करेगा, आपके एरर्स को नोटिस करेगा और आपको गाइड करते रहेंगे, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश की हमारी एक बुक भी है, जिसको आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके या फिर डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों के लिए भी अलग अलग क्लासेस हमने प्रोवाइड की है। प्राइम वोकेबुलरी बूस्टर सीरीज हमने एक तैयार किया है, जो स्पेशल में जिसमें हम स्पेशल वोकेब पर ही कार्य करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बेच, जिसमें 0 से हीरो लेवल की बात करते हैं, तो स्पोकन इंग्लिश की बेस्ट स्पोकन इंग्लिश आपको बेच प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा, एक्सपर्ट एडवांस इंग्लिश बेच, इंग्लिश के मतलब ये कहा जा सकता है सरल शब्दों में कि ये हमारी जो यात्रा है वो शून्य से शिखर वाली यात्रा है। आप कहीं पर भी किसी भी लेवल पर अपने आप को अगर प्राप्त करते हैं तो हमारे से आप जुड़ सकते हैं, और हमसे जुड़ने के बाद डेफिनेटली आप अपने लेवल को ग्रो होता हुआ पाएंगे, आप अपने आप को इन्हांस नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हांस होते हुए पाएंगे, और आप आगे बढ़ते हुए पाएंगे, ठीक है। आपने हमें देखा, सुना, समझा, धन्यवाद।